दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं नीता भल्ला जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं। आपका एक लंबा करियर है पढ़ाई के दिशा में, साथ ही साथ वो लेखक भी हैं, कविताएं और कहानियां लिखती हैं। आपने 3 विषयों में MA किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है और एस्ट्रोलॉजी प्लस मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी उनका एक सफ़र रहा है। और इसके साथ ही साथ जो वो चाहती हैं कि शिक्षकों को किस तरीके से समाज में अपनी भूमिका के हिसाब से मान सम्मान मिले, उसके क्षेत्र में भी वो काम कर रही हैं। बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करती हैं, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। बहुत सारी समस्याओं से वो रूबरू होते रहते हैं। तो अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आप थोड़ा सा आपकी जो फील्ड है वो एजुकेशन की है, पढ़ाने की। शुरू में यही सोचा था या कोई और फील्ड का मन में था? कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? 2005 में जब थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारियों से मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्री कर पाई, जब ये लगा कि हाँ बच्चे इस लायक हो गए हैं कि वो अपना ख्याल खुद रख सकें, तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का सोचा। पहली डिग्री जो मेरी थी वो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट थी। अच्छा। तो उस क्षेत्र में भी मैंने काम किया। एज अ डाइटिशियन मैं काम करती रही ऑन अ प्राइवेट बेसिस। मैं किसी संस्थान या किसी हॉस्पिटल या किसी के साथ नहीं जुड़ी, लेकिन हाँ एज 1-to-1 लोगों को गाइडेंस देना, जैसे लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब से। फिर एज अ टीचर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2005 में। फिर 2011 में मैं प्रमोट हुई एज अ कोऑर्डिनेटर। अच्छा। और इस टाइम 2018 से लेकर आज तक मैं वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। आपको इस दौरान बहुत सारे अवार्ड भी मिले जी। क्या क्या रहे और उन अवार्ड से क्या आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है? एज अ बेस्ट मेंटर और अ बेस्ट स्पीकर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, अब बहुत से लोग जुड़ते चले गए और उन्होंने मेरे काम को सराहा। उन्होंने मेरे से कई मैगजीन्स के लिए मैंने आर्टिकल लिखे, जिनमें स्कूल मैगजीन्स हैं, नमस्ते इंडिया मैगजीन्स हैं, जिससे मैंने अलग अलग एस्पेक्ट्स पे लिखा। तो लोगों को पसंद आया और कुछ एक उसमें प्रोत्साहन मिलता चला गया। तो लगा कि हाँ ये इसमें काम किया जा सकता है। लेखन के क्षेत्र में ये लगा कि जो मन में है वो दूसरों को बताना चाहिए। अगर हमारे विचारों से किसी का फायदा होता है या किसी किस्म की भी जागरूकता फैलती है, तो वो लगा कि मुझे करना चाहिए। 1-2 कविताएं मेरी रही जो नारी के ऊपर रही, वो पुरस्कृत हुई। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई, लेकिन हाँ छोटे छोटे पुरस्कार मिलते रहे, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। वुमेन्स डे पे मेरी कविता को प्रोत्साहन मिला, उसमें मुझे एक कैश प्राइज भी मिला। फिर एक ऑनलाइन कंपटीशन में मेरी एक कविता प्रसारित हुई और लोगों को बहुत पसंद आई। तो वो एक सिलसिला सा बनता चला गया। तो मैं अलग अलग क्षेत्र में अपना छोटा छोटा योगदान देती रही। आपने कुछ किताबें को ऑथर के रूप में भी लिखी हैं? जी, मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं एज अ को ऑथर, जिसमें 5 से 6 कहानियाँ, 4-5 कविताएं इस तरीके से पब्लिश हुई हैं। और मैं अपनी सोलो बुक पे भी काम कर रही हूँ। होपफुली कि बहुत जल्द वो लोगों के समक्ष होगी। कहानी या कविताएं? पहली कहानी। अच्छा, कहानी ज़्यादा पसंद है? दोनों ही पसंद है, क्योंकि दोनों ही में लिखने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये लगता है कि चलिए पहले कहानियों पे काम कर लेते हैं, फिर कविताओं पे काम करेंगे, क्योंकि कविताओं में भी बहुत भिन्नता है। मैं कभी शिव पे भी लिखती हूँ, तो मैं कभी भीड़ में एक आहत व्यक्ति जो धर्म के उसमें फंस जाता है, जिसको
धर्म का कोई लेना देना नहीं उसको धर्म से, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज होती है और उसमें वो बच्चा फंस जाता है, एक युवक फंस जाता है, तो उसकी माँ पे क्या बीतती है, मैं वो भी लिखती हूँ। मैं भगत सिंह और उसकी माँ का संवाद भी लिखती हूँ कि जब भगत सिंह के मन में क्या विचार थे जब उनको फांसी देने वाले थे, और उनकी माँ के क्या विचार थे। तो वो एक संवाद के रूप में, चूंकि मैं पंजाबी में भी लिखती हूँ, तो उन घटनाओं को बहुत मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, छोटी छोटी चीजों पे। जैसे मुझे पाकिस्तान जब बना, उस टाइम पे जो लोग वहां से यहाँ आए, मैंने 2-3 कहानियां उस पे भी लिखी। अच्छा। तो वो सब कहानियां पंजाबी में हैं, हिंदी में भी हैं, लेकिन एक हिस्ट्री में जाना और उसके बारे में एक एनालिसिस करना और फिर उस पे कुछ लिखना, उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। अच्छा, तो जो कविताएं हैं उनके क्या भाव रहते हैं, वो किस दिशा में रहती हैं? सभी चीजें लिखती हूँ। ये भी अब लखनऊ से हूँ तो शायरी तो हवा में घुलती है और उर्दू हर जबान पे होती है। तो मुझे वो लाइन बहुत पसंद है कि तेरी आंख का आंसू मेरी पलकों पे गिरे, तो मेरे इतने करीब हो ये जरूरी तो नहीं। वाह। जिंदगी जीनी है इतनी सी, उसमें तू जरूरी हो ये जरूरी तो नहीं, उसमें तू शामिल हो ये जरूरी तो नहीं। तो जो ये कहानियां हैं उनको आपने कहीं अपने लोगों से सुनी होंगी, कुछ उससे फील जुड़ाव रहा जो पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल रहा, क्योंकि मेरी दादी और मेरे दादा दे हैड बीन अ पार्ट ऑफ दिस। जब 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद, जब उन्हें वो यहाँ आए, तो चूंकि वो डॉक्टर थे मेरे दादाजी, तो वो कहानियां दादी सुनाती थी। तब मेरे पिताजी 4 वर्ष के थे और मेरे ताऊजी जो हैं वो 7 वर्ष के थे। तो वो कैसे वहां से निकले, उनका ये हाल था कि उनका दुपट्टा कहीं, अब उस जमाने में दुपट्टा बहुत बड़ी बात होती थी, तो अब वो कहती हैं कि हम नंगे सिर वहां से चले आए, हम नंगे पांव वहां से चले आए, हमें किसी ने सहारा दिया तो उसने अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करी। तो वो हम अपने सारे गहने, हमने बड़ी मुश्किल से जो एक छोटी सी पोटली हम रोक पाए, क्योंकि वो तो वहां सब जमीन में गड़े होते थे। तो वो एक दर्द कहीं ना कहीं दिमाग में था और ये किस्सा उन्होंने कई दफा बताया था। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करी। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करी जो वहां से विस्थापित हुए। एक सिर्फ ये नहीं है कि जो पाकिस्तान से हिंदू या हिंदुस्तानी वापस आए, जो यहाँ के लोग वहां गए, उनके लोग बिछड़ गए। तो वो एक दर्द एक दिमाग में, एक जहन में रहा, जिसको मैंने अपनी 2-3 कहानियों में कहीं ना कहीं दर्शाया। तो जो पहली बुक होगी उसमें ये प्रमुखता से होंगी कहानियां? वो शायद नारी शक्ति पे आधारित होगी। अच्छा। क्योंकि बुक का टाइटल अभी मैं रिलीव नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, उसमें औरत के भिन्न भिन्न रूपों को मैंने दर्शाने की कोशिश करी है, जिसमें वो बहुत कुछ सहती है लेकिन सशक्त है। अच्छा। हिम्मत नहीं हारती। मैं नारी का वो रूप दिखाना चाहती हूँ लोगों को। एक लेखक के तौर पे आप जब दूसरों की कहानियाँ, साहित्य पढ़ती हैं, पसंदीदा लेखक और कवि कौन है आपका? देखिए, पसंदीदा में अगर बात करेंगे तो इस्मत चुगताई से ज़्यादा मुझे और कोई पसंद नहीं है। मैं मोंटो को बहुत पसंद करती हूँ, मैं अमृता प्रीतम को बहुत मैंने पढ़ा। मैंने अलग अलग क्षेत्र में लोगों को पढ़ा और फिर मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं आप वो जो विद्रोह जो चुगताई जी की कहानियों में रहा, वो विद्रोह हम सब में है, हर औरत में है। हम उसको कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, ये फर्क है। अच्छा। तो हमने अगर हम होमोसेक्सुअलिटी की बातें करते हैं या हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं, उसको हम किस तरीके से रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबी इच्छाएं हैं। अच्छा, आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया। आप में जो साहित्य की रुचि है, मतलब आपकी पीढ़ी में और जो आज की नए बच्चे पढ़ रहे हैं, ये साहित्य में उतनी रुचि क्यों नहीं रख रहे हैं? साहित्य में इसलिए नहीं रुचि रख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उनको कहीं ना कहीं पढ़ने की आदत से विमुख कर दिया। हमने
आज आप देखेंगे कि 1.5 साल का बच्चा भी होगा, उसके हाथ में मोबाइल होगा। और आप यकीन माने कई दफा ऐसा होता है कि मुझसे रहा नहीं जाता और मैं टोक देती हूँ। बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, माँ बाप ये कंप्लेन करते हैं। उस 1.5 साल के बच्चे को या साल भर के बच्चे को, इवन 6 महीने बच्चे को क्या पता मोबाइल क्या है। वो तो हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए, तो हमने उसमें डाल दिया। अब एक समय जब हम लोगों ने भी ये कल्चर अपने बच्चों में डेवलप किया कि हम सब बैठ के पढ़ेंगे, हमने पढ़ना शुरू किया। चलिए आज मैंने ये किताब पढ़नी है, आप ये किताब पढ़ रहे हैं, उस पर हमने एक डिस्कशन किया। वो एक फैमिली कल्चर की तरीके से अगर हम उसको डेवलप नहीं करेंगे तो ये बच्चे विमुख होते चले जाएंगे। लेकिन अब फिर एक चेंज देखने में मिल रहा है। मेरे अपने स्कूल के 2-3 बच्चे हैं जो बहुत अच्छे राइटर्स के रूप में निकल के आए, क्योंकि हम लोगों ने जब उनको छोटा छोटा काम दिया लिखने के लिए, उन्होंने लिखा, उसमें हमने एडिटिंग करी, उनको पब्लिश कराया, तो उनको एक मोटिवेशन मिला। अब नेचुरली जब उन्हें मोटिवेशन मिला तो उनके पीयर ग्रुप को मोटिवेशन मिला। तो धीरे धीरे हम लोगों एज एन एजुकेशनिस्ट ये हमारा दायित्व है कि हम पढ़ने की ओर बच्चों का रुझान रखें और उसको पेरेंट्स को कन्विंस भी करते रहें साथ साथ कि आप भी अपना इसमें योगदान दें। अगर आप किताब लेके बैठेंगे तो आपका बच्चा भी किताब लेके बैठेगा, अगर आप मोबाइल लेके बैठेंगे तो आपका बच्चा भी मोबाइल लेके बैठेगा। ये जो दूरी साहित्य से बच्चों की हो रही है, इसका पीढ़ी पे प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या देख रही है? अगर देखिए, हर एक का अपना एक सतह होती है क्या इस टाइम जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो इतने लोनली हो गए हैं, वो सिर्फ अपने साथ रहना पसंद करते हैं। आप घर में भी देखिए, आप किसी के घर भी चले जाएं, बच्चे आपसे आके मिलना नहीं पसंद करते, क्योंकि हमने शायद वो कल्चर डेवलप नहीं किया, हमने वो होने दिया। वो प्रभाव ये हो रहा है कि धीरे धीरे हम इतने ज्यादा इन सब चीजों में उलझ के रह गए हैं कि अगर आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स में क्या फर्क था, तो वो शायद आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने वो सिखाया नहीं बच्चों को। उसका असर ये है कि वो उन्हें एक सतह की जानकारी है कि हाँ ये था, उसमें ये था, क्योंकि हमने उन्होंने सीरियल में, जो दूरदर्शन में देखा, दूरदर्शन में देख लिया। आप चूंकि हम सिख परिवार से आते हैं, तो हमारे लिए 10 गुरुओं के नाम, उनके आगे बच्चों के नाम, हम सब जानते हैं कि शहीद 4 साहिबजादों का जिक्र इस टाइम बहुत हो रहा है। हमारे कितने पेरेंट हैं जिन्होंने बच्चों को ये सिखाया कि हमारे 10 गुरु कौन थे और ये 4 साहिबजादों का जिक्र क्यों हो रहा है, कौन थे ये। तो वो सब चीजें, चूंकि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो चूंकि बच्चों को एनिमेशन और इस सब में चीजें दिखती हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो ओरिजिनल टेक्स्ट से हट जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। मतलब जानकारी और विचारों की अभिव्यक्ति करना उनको नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन सोशल मीडिया के आने से एक चीज़ देखने को मिली है, पॉजिटिव है, कि यूथ थोड़ा सा कविताओं के प्रति जागरूक हुआ है। हर दूसरा आदमी एक राइटर है। हाँ, तो ये अच्छी बात है, कम से कम उसने कुछ तो पढ़ना शुरू किया है। बिल्कुल, करना शुरू किया है। हाँ। धीरे धीरे अब फर्क आ रहा है। तो आपके स्कूल में भी ऐसे बच्चे हैं जो कविताओं के शौकीन हैं? बिल्कुल, यही मैंने कहा कि हमारे 2-3 बच्चे ऐसे जिनकी अपनी बुक पब्लिश हुई, और हम लोगों ने काफ़ी उसको प्रोत्साहन दिया अपने लेवल पे। तो उनको एक विचार है उनके मन में, एक क्रिएटिविटी है, उसको सही दिशा दिखाना ये टीचर्स का काम है, हमारा काम। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करती रहती हैं और आगे भी जानकारी रखना चाहती हैं। ज्योतिष उसमें एक नया चैप्टर है, क्या सीख रही हैं और क्या आगे करना चाहती हैं? नहीं, मैंने उससे पहले, अब वही बात है कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों की जानकारी रखना और उसको समझने की कोशिश करना। तो मैंने पहले हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया, मैंने उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ अगर किसी को मेरी ज़रूरत होती है तो। अच्छा। एज अ हीलर, मेंटल हीलर। प्लस अब जो नया है वो एस्ट्रोलॉजी पे है। देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ
बट थोड़ा सा समय से एक लड़ाई चलती रहती है पूरे टाइम, तो थोड़ा सा समय आगे चलता है, कभी मैं आगे चलती हूँ, तो यही चल रहा है। हिप्नोटिज्म को लेके एक हमारा अपना पर्सनल सवाल है। हमने कई बार फिल्मों में देखा कि क्रिस्टल ऐसे ऐसे घुमाइए और आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है, ऐसा होता है फिल्म में? नहीं, ऐसा नहीं होता, इट्स जस्ट प्लेइंग विद द माइंड एंड द थॉट्स। अच्छा, आज समाज में शिक्षकों की क्या स्थिति है? आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, क्या देख रही हैं? देखिए, हम जिस भारतीय संस्कृति से आते हैं वहाँ पे आज भी हम कबीर के दोहे से ही शुरुआत करते हैं जब भी टीचर्स डे होता है, या गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, या हम द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात करते हैं। तो एक वो समय है और एक आज का समय है जब पेरेंट अगर अपने बच्चे के सामने ये कह देता है योर टीचर इज पैथेटिक, तो वो बच्चा अपने टीचर के लिए क्या रिस्पेक्ट लेके स्कूल आएगा। कोविड का टाइम आया, कोविड वॉरियर्स को नमन, दिल से नमन, लेकिन जो उस समय टीचर्स पे बीती, जिसमें हम भी पार्ट रहे हैं उसका, हम लोगों ने रात रात भर जाग के मेहनत करी है। हर एक आदमी टेक्निकली इतना इक्विप्ड नहीं होता, और लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे काम करना या सोशल साइट्स को सर्व करना एक अलग वो है, लेकिन उतनी टेक्नोलॉजी अगर आप अपने हिंदी और संस्कृत टीचर से एक्सपेक्ट करेंगे तो बिल्कुल नहीं। कई टीचर्स ऐसे थे जिनको एक MS टीम पे मीटिंग सेट करनी नहीं आती थी, नहीं आ सकती, हमें आपको नहीं आती, हमने जूम से पहला अपना स्टार्ट किया। हम लोगों ने रात रात भर जाग के वीडियो कॉल पे सिखाया, मेहनत करी उतनी, और उसके बाद मैंने अपने कई पहले के भी टॉक शोज में ये रिक्वेस्ट करी है कि टीचर्स को कोविड वॉरियर का दर्जा मिलना चाहिए। टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, हम बहुत सारी मीम्स बने उस पे, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे हुई कि पीछे से कोई निकल गया। आप ये समझिए कि वो एक दौर था जिससे हम सब ने स्ट्रगल किया, तो सब काम कर रहे थे घर में बैठ के, तो अगर किसी को नहीं है यह सहूलियतें कि वो एक अलग कमरे में अपना सेटअप करके टीचर पढ़ा रही है और उसके पीछे से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो ये बहुत बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। कई ऐसे टीचर्स हैं जो शायद एक कमरे के घर में रहते हैं, तो हमने उस लेवल पे जाके मेहनत करी, तो मुझे ये लगता है कि एक छोटी सी रिस्पेक्ट टीचर्स के लिए बनती है। हम आप इतने करियर्स गिनाते हैं आजकल, हम में से कौन कहता है कि मेरा बच्चा टीचर बनेगा, जबकि हम प्रोफेशंस क्रिएट करते हैं एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ टीचर, हम वो प्रोफेशन को क्रिएट करते हैं। आज जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वही स्कूल से जाते हैं, उनके पीछे भी तो कोई टीचर है ना। एक वक्तव्य सुनाती हूँ, एक किसी टॉक शो में हम बैठे थे और वो बात हो रही थी कि अच्छा ये बताओ कि आगे के बच्चे क्या बनेंगे। उसने किसी ने बोला ये पहले बच्चे जो 5 हैं ये बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग बनेंगे, इनका टेक्निकल माइंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स है, तो ये बच्चे MBA कर लेंगे। उन्होंने कहा वो सबसे पीछे बच्चा बैठा क्या करेगा? उन्होंने कहा वो टीचर बनेगा, क्योंकि उसके पास जॉब ऑप्शंस और होंगे नहीं, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। ये हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं। आप ये देखिए, एक अच्छे खासे, चूंकि हम इतने इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड MTech MBA लड़कियां टीचिंग प्रोफेशन में आ रही हैं, या तो पेरेंट्स बाहर नहीं जाने दे रहे, और या पति को पसंद नहीं है कि वो इस टाइप की जॉब करें जिसमें एक लॉन्ग आवर्स का कमिटमेंट है, क्योंकि लोग समझते हैं टीचर का काम तो बहुत आसान है, 2 बजे टीचर घर आ जाती है, उसके बाद घर के काम कर लेगी। वो एस्पेक्ट तो बिल्कुल बदल गया ना। हमने आपने वो चेंज देखा है ना, एज एन एजुकेशनिस्ट हमने वो चेंज पिछले 5-6 साल में देखा है। ये मैं प्री कोविड की बात आपको बता रही हूँ। टीचर का काम 2 बजे के बाद खत्म नहीं होता, तो ये एक रिस्पेक्ट की बात है। एक कहते हैं ना कि आप जब दरवाजा खोल किसी के घर जाते हैं और अगर वो बच्चा आपको देख करके जिस तरीके के हाव भाव उस बच्चे के चेहरे पे आते हैं, वो बताता है कि वो परिवार उस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहा है। है। तो
हम टीचर्स के बारे में घर में क्या बात कर रहे हैं, इस पे अगर हम जरा सा सोचेंगे, या टीचर एक गाइड है, आप 6 घंटे 7 घंटे उस टीचर के भरोसे अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो टीचर डांटेगा भी, समझाएगा भी, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? हम बात होलिस्टिक डेवलपमेंट की कर रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर हर एक चीज का मिश्रण जरूरी है। बिल्कुल। थोड़ा सा समझाएंगे भी, थोड़ा डांटेंगे भी, थोड़ा पुचकारेंगे भी, ये बताएंगे तुम्हारे लिए क्या गलत है क्या सही है। अगर टीचर नहीं बताएगा कौन तो बताएगा? कौन बताएगा? ये तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट टीचर्स के लिए। नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी क्यों, पूरी रिस्पेक्ट टीचर के लिए, क्योंकि कहते हैं कि एक बच्चा समाज का जो अच्छा नागरिक बनता है उसमें प्रमुख भूमिका सबसे पहली टीचर की होती है और परिवार की उसके बाद आती है। कुछ और चीज़ें जो आप कहना चाहती हैं समाज से, या कुछ अपने बारे में जो नया थॉट लेके चल रही हूँ? नया थॉट सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग महिलाएं जो है ना, हमें आदत हो गई है दूसरों पर डिपेंड होने की। हम जितने मर्जी अपने अपने क्षेत्र में अग्रणीय हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी पुरुषों पर डिपेंडेंट हैं। हम सब बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण, ये वो, पुरुष सशक्तिकरण की तो कोई बात ही नहीं करता। तो चूंकि हम मान के चले हैं कि पुरुष सशक्त है, महिला को आवश्यकता है इसकी, तो एक वो विचार को अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद एक बेहतर समाज दे पाएंगे। लेकिन अब पुरुषों की तरफ से पुरुष आयोग की मांग होने लगी है। लोग कह रहे हैं महिलाएं ज्यादा सशक्त हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी कहानी लिखी है मैंने। अच्छा, तो कब हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी आपकी कहानियां, और जो आपका प्रकाशित पुस्तक होगी? बिल्कुल मिलेंगी, और बहुत जल्द मिलेंगी। उस पे काम कर रही हूँ। बाकी मैं यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, मैं उस पे जो भी लिखती हूँ उसको रिकॉर्ड करती हूँ, पढ़ती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ और उसको पोस्ट करती हूँ। तो शायद आपके माध्यम से थोड़ा सा लोग मेरे चैनल को भी सर्व करने लग जाएंगे, लग जाएंगे। तो और कुछ नहीं, अगर कुछ लिखो तो लगता है लोगों तक पहुँचे, और अच्छा या बुरा जो भी है उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो कम से कम अगर किसी के विचार आते हैं तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा चलो इस बार ये गलती हुई थी, अगली दफा इसको संभाल लेंगे। एक चूंकि मैं इतना विभिन्न उस पे लिख लेती हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे मैं कहानी पढ़ रही थी, तो मैंने जो आपने कई दफा देखा होगा सड़क चलते लोग भगवान को पेड़ के नीचे छोड़ जाते हैं, उस पे मैंने एक कटाक्ष के रूप में एक कहानी लिखी थी। तो मुझसे जिन्होंने जो आयोजक हैं उसके, उनका मेरे पास फोन आया, तो बोले कि नीता जी अगर आप इस टाइप की कहानियां ना लिखा करें, पढ़ा ना करें कम से कम, क्योंकि लोगों की आस्था आहत होती है। मैंने कहा जिस दिन उनकी आस्था आहत होगी ना, वो ईश्वर को पेड़ के नीचे छोड़ के नहीं जाएंगे। वो लेकर अपने घर में ही रखेंगे, उन्हें इस पेड़ के नीचे तिरस्कृत होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। जी, बहुत सारे लोग हैं जो इन पेड़ों के नीचे से मूर्तियों को उठाते हैं और उठा के उनका एक सही तरीके से जो विसर्जन होता है वो करते हैं। तो एक बड़ी समस्या है और हर किसी को देखने को मिलती है, लेकिन एक लेखक का नज़रिया, जैसा नीता जी ने कहा, वो एक अलग होता है। उन्होंने जो कहानी लिखी होगी वो उस नज़रिए से लिखी होगी। और दोस्तों, मैं नीता जी का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते रहिए, नीता जी का चैनल भी और हम लोगों का भी, ताकि हम आपको ऐसे ही नए नए लोगों से मिलवाते रहें और जिनके विचार आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और सभी साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। शुक्रिया, धन्यवाद।